जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अध्याय नंबर 3 जल संसाधन कि आखिर जल संसाधन क्या होता है। संसाधन के बारे में हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ चुका है कि संसाधन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग संसाधन अब जल संसाधन के यहाँ पर उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जल संसाधन क्या होता है। मतलब कि जल हम लोगों की आवश्यकताओं को कैसे पूरी करता है, क्योंकि हम लोगों के दैनिक जीवन में जल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जल के बिना हम लोग अपना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस अध्याय को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। मतलब कि जो हम लोगों का पृथ्वी है, सो पृथ्वी में कितना पानी है? टोटल 3/4 पानी है। मतलब कि 4 भाग में 3 भाग हम लोग का पानी है और 1 भाग में हम लोगों का ज़मीन है जिसमें हम लोग रहते हैं। परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। मतलब कि जो हम लोग जो प्रयोग करते हैं अलवणीय का मतलब कि जो मीठा पानी है जिसको हम लोग पीते हैं, सो बहुत ही कम है। मतलब कि 1% में भी बहुत ज़्यादा कम पानी है। मतलब कि 3% जो पानी है उसमें बहुत ही कम पानी हम लोग का अलवणीय मतलब कि मीठा पानी है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है। मतलब कि ये जो हम लोग को अलवणीय जल मतलब कि जो मीठा पानी है जो हम लोग पीते हैं, सो सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है। मतलब कि जो भी हम लोग का भौम जल स्रोत है, मतलब कि जैसे कुआं, चापाकल, और सतही अपवाह मतलब कि जैसे कि हो गया तालाब हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, तो इन जगहों से हम लोगों को ये सब अलवणीय जल मतलब कि पीने लायक पानी हम लोग को प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरणीय और पुनः भरण जल चक्रीय द्वारा होता रहता है। मतलब कि वो धीरे धीरे नवीकरणीय होते रहता है। मतलब कि वो धीरे धीरे खुद से बनते रहता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम लोगों का जो पानी है सो वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में चला जाता है और संघनन विधि द्वारा फिर से बारिश के रूप में पृथ्वी पर हम लोगों का बारिश आ जाता है, जिससे हम लोग का जल चक्रीय बना रहता है। सारा जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। मतलब कि जितने भी हम लोगों का पानी रहता है सब क्या होता है, सब जल चक्रीय में चला जाता है। मतलब सब जैसे भी हम लोग अगर कुछ भी यूज करते हैं, नहाते धोते पानी है, तो वो जहाँ भी जाता है तो वो वाष्पीकृत होकर के सब ऊपर चला जाता है और फिर से जल चक्रीय रूप में परिवर्तित होकर के बारिश होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग को पता है कि ये जो जल है, सो जल पूरा पृथ्वी में बहुत ज़्यादा 3/4 भाग घिरा हुआ है। मतलब कि 4 भाग में 3 भाग पानी से ही घिरा हुआ है। तब भी हम और ये भी पता है कि जो जल है सो नवीकरणीय संसाधन जो कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, बार बार हम लोग उसको बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग सुनते हैं कि देशों में बहुत सारी जगहों में जल का कमी है। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? तो ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आखिर इतना पानी है तब भी ऐसा क्यों भविष्यवाणी किया जा रहा है कि आखिर 20 करोड़ लोग पानी की कमी क्यों झेलेंगे। तो इसका प्रमुख कारण ये हो सकता है कि जो भी जल हम लोगों का ज़मीन में या फिर पृथ्वी पर उपलब्ध है, सो सब अलवणीय जल नहीं है। बहुत सारे जल जो मीठे पानी के जो जल है, सो बहुत सारे ऐसे जगहों पर है जिसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। जैसे कि कुआं में ही अगर बहुत ज़्यादा गंदगी है या फिर तालाब में बहुत सारे गंदगी तालाब उलाब में है, तो वो हम लोग पी नहीं सकते हैं पानी। या फिर जैसे चापाकल हो गए, उससे अगर गंदा ही पानी आता है तो उसको भी हम लोग पीने योग्य पानी नहीं मान सकते हैं। तो जिस कारण से पानी रहने के बावजूद भी हम लोग उसको पी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। मतलब कि जल दुर्लभता मतलब जल की कमी और जल संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि
हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा जल का भंडार है, इतना ज़्यादा हम लोगों के पास पानी है कि हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कभी कि हम लोगों को कभी दुर्लभता, मतलब कि जल का दुर्लभता मतलब जल का कमी का कभी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि बहुत सारा हम लोगों के पास पानी है। जैसा कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। मतलब कि जैसे कि अगर अगर हम यहाँ पर बोले कि सूखाग्रस्त क्षेत्र या फिर जहाँ पर पानी की कमी है, तो आप लोग को ऐसा क्षेत्र याद आ रहा होगा, आपके माइंड में ऐसा क्षेत्र आ रहा होगा जहाँ पर आप लोगों को सिर्फ सूखाग्रस्त इलाके नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पर दूर दूर तक आप लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, जहाँ पर एक जरा से भी पानी का स्थिति भी नहीं होगा। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों के चित्रित हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे ही हम लोग सूखाग्रस्त इलाके के बारे में सोचते हैं तो तुरंत हम लोगों को राजस्थान का मरुस्थल याद आने लगता है, क्योंकि राजस्थान में ही बहुत ज़्यादा पानी की कमी है। जैसे कि यहाँ पर आगे चित्र में दिया गया है, यहाँ पर जैसे इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे एक महिला कितने दूर से पानी को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। उसके साथ साथ एक और हम लोग चित्र देख सकते हैं जहाँ पर महिलाएं बहुत लंबी कतार में लगकर पानी का इंतज़ार कर रही है, जिससे उन लोग पानी भर के अपने घरों में ले जाएंगे। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय के स्थान के अनुसार विभिन्नता है। मतलब कि हर जगह एक जैसा नहीं है। समय के साथ साथ मतलब कि हर जगह जिस तरीके का मौसम होता है उस तरीके का वहाँ पर परिवर्तन आते रहता है। परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। मतलब कि क्या होता है, कहीं पर जल का कमी हो गया, कहीं पर अतिशोषण। इससे क्या होता है, मतलब कैसे होता है, यह क्यों होता है? क्योंकि जो विभिन्न वर्ग है, मतलब कि जैसे अमीर और गरीब हो गए या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पर जल का संसाधन आराम से मिल जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, असमान वितरण होता है। कहीं पर ज़्यादा पानी है, किसी के पास कम पानी है, तो उससे कहीं पर जल का कमी हो जाता है, तो कहीं पर उसका जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी उसका अतिशोषण होने लगता है, मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगता है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? मतलब कि यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जहाँ पर किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है, मतलब कि वहाँ पर बहुत मात्रा में जल संसाधन है, लेकिन तब भी वहाँ पर जल की दुर्लभता, मतलब कि जल की कमी हो सकती है। तो फिर हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे ही चित्र दिया गया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल, मतलब कि जैसे बाढ़ आ चुका है, तो वहाँ पर जल की तो बहुत ज़्यादा मात्रा है, लेकिन पीने लायक जल की संसाधन की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर भी जल की कमी हो सकती है। क्योंकि वहाँ पर जितने भी कुएं या फिर जितने भी तालाब उलाब होंगे, वहाँ पर सब गंदे पानी से भर गए होंगे, तो वहाँ पर पीने लायक पानी बचा ही नहीं होगा, तो वहाँ पर भी जल का समस्या उत्पन्न हो सकता है। हमारे कई शहर के उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर ये मतलब कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर जल का हम लोग कमी को, दुर्लभता को कैसे दूर कर सकते हैं, या फिर किस कारण से हो रहा है, किस कारण से हम लोग को जल का कमी हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की कमी हो रहा है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो तो वो लोग बहुत ज़्यादा जल का भी उपयोग करेंगे। फिर उसकी बढ़ती मांग, मतलब जल का बहुत ज़्यादा मांग हो रहा है। फिर उसका असमान वितरण, मतलब कि कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी का भंडार है, कहीं पर नहीं है, तो जिस कारण से जल हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। जल अत्यधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं, बल्कि अत्यधिक अनाज उगाने के लिए भी
चाहिए। मतलब कि सिर्फ जनसंख्या, मतलब कि सिर्फ पानी पीने के लिए ही लोग यूज नहीं करते हैं, उसके साथ साथ अनाज, मतलब कि हम लोगों को अगर चावल गेहूँ अगर उगाना है तो उसके लिए भी हम लोग जल का उपयोग करते हैं बहुत अधिक मात्रा में। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही संचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम लोगों को संचित क्षेत्र में, मतलब कि अगर हम लोगों को अगर अपने खेत में अनाज उगाना है तो अनाज उगाने के लिए हम लोगों को जल का बहुत ज़्यादा हम लोगों को मात्रा का आवश्यकता होगा। जब जल होगा तभी हम लोग अपना खेती कर सकते हैं, चाहे वो अगर शुष्क ऋतु में भी हो, मतलब कि जब बारिश नहीं होता है उस टाइम भी अगर हम लोग करना चाहेंगे तो उस टाइम भी हम लोग जल, मतलब नदी से तालाब से हम लोग जल सिंचाई करके अपना खेती कर सकते हैं, अगर जल का हम लोगों को पूर्ति अच्छे तरीके से होगा तो। संचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधक फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। मतलब अब हम लोगों को फसल के विकास के लिए अब हम लोगों को कृषि क्षेत्र में भी क्रांति लाने की आवश्यकता है। मतलब कि अब जहाँ पर सूखा है और जहाँ पर हम लोग वहाँ पर हम लोग जल की आवश्यकता का पूर्ति करके, जहाँ पर फसल नहीं हो रहा है वहाँ पर फसल लगा करके फसलों का भी विकास कर सकते हैं और वहाँ पर हम लोग एक क्रांति की तरह ला सकते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए, आप लोग देख सकते हैं कि जल की कमी के द्वारा किस किस चित्र को हम लोग देख सकते हैं। पानी की कमी की दुर्लभता, जहाँ पर लंबी कतारों से महिलाएं जल लेने के लिए खड़ी है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप है जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। मतलब कि आप लोगों ने बहुत सारे टीवी में विज्ञापन, मतलब कि प्रचार उच्चार में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो किसान हैं सो निजी खेत, मतलब कि अपना कुआं, पर्सनल कुआं या फिर नलकूप द्वारा सिंचाई करते हैं और अपना फसल उगाते हैं। आपने सोचा है कि इनका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भूमि जलस्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर वे कुएं से, निजी कुएं से अगर बहुत ज़्यादा अगर पानी उपयोग करेंगे अपने खेती के लिए तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग का भूमि जलस्तर नीचे गिर जाएगा। मतलब कि जो पानी है सो पानी का जो, जैसे कि कुआं में अगर पहले बहुत ज़्यादा पानी रहता था, अगर हम लोग उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगेंगे तो वो जलस्तर नीचे गिर जाएगा, हर जगह नीचे गिर जाएगा और जल की उपलब्धता में कमी हो जाएगी। मतलब कि पानी का हम लोगों को कमी होने लगेगा और जिससे क्या हो जाएगा, उससे हम लोग जो भोजन करते हैं सो भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मतलब कि जैसे अगर हम लोग अभी खेती करते हैं तो खेती करने के लिए अभी हम लोग सिंचाई का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग अगर सिंचाई करने लगेंगे तो उसके बाद हम लोगों के पास पानी ही नहीं बचेगा तो हम लोग उससे अनाज ही नहीं उगा पाएंगे, तो हम लोगों को जल के कारण हम लोगों को भोजन भी नहीं मिल पाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। मतलब कि हम लोगों का जब देश आज़ाद हुआ उस समय हम लोगों के देश में औद्योगिकीकरण, मतलब कि बहुत सारे फैक्ट्री लगना शुरू हुए, बहुत सारे शहर बसना शुरू हुए, जिस कारण से क्या हुआ, वहाँ पर हम लोगों का जल का कमी देख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी फैक्ट्री लग रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है उस मशीन को ठंडा करने के लिए। फिर बहुत ज़्यादा अगर शहर निर्माण कर रहे हैं तो घर बनाने में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा जल का उपयोग होता है। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। मतलब कि बहुत बड़ा औद्योगिक कंपनियां फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अलवणीय जल का मतलब मीठा पानी बोल रहे, ठीक है। तो जिस कारण जैसे उद्योग अगर बढ़ेगा, मतलब फैक्ट्री अगर बहुत सारे अगर लगने लगेंगे तो उस कारण हम लोगों को जो मीठा पानी है सो मीठा पानी का संसाधन हम लोगों का घटने लगेगा। क्योंकि मीठा पानी का उन लोग जो भी उद्योग में बहुत ज़्यादा वो लोग प्रयोग करते हैं, मतलब फैक्ट्री में या कुछ भी चीज़ होता है उसमें मीठा पानी का वो लोग उपयोग करते हैं, जिस कारण हम लोगों को जल संसाधन का कमी देखने को मिल सकता है। उद्योगों की अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर उद्योग लगा दिए, मतलब फैक्ट्री अगर लगा दिए तो सिर्फ हम लोग को जल की
आवश्यकता से पूर्ति नहीं हो सकता। जल के साथ साथ हम लोग को ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है उद्योग चलाने के लिए, मतलब कि उसको एनर्जी देना पड़ता है, बिजली देना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों का कोई भी उद्योग चलता है। और इससे काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है, मतलब कि जो भी ऊर्जा है सो ऊर्जा उद्योगों को किससे मिलती है? जल विद्युत, मतलब कि पानी से ही हम लोग बिजली बनाते हैं और उससे ही हम लोग उद्योग में ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, मतलब कि क्या हो गया, मतलब कि जैसे जैसे हम लोगों का संख्या बढ़ते गया, जनसंख्या बढ़ते गया, शहर में लोग रहने लगे, तो शहर में हम लोग जानते हैं कि शहर में सिर्फ एक घर नहीं होता है, बहुत सारे एक 10 तल्ला 15 तल्ला उस तरह के घर होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जल का ह्रास होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जल का खपत होता है और साथ ही साथ बिजली का भी बहुत ज़्यादा खपत होता है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर उपयोग होने से अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है, मतलब कि और भी ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगा है, जल संसाधनों में कमी होने लगी है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा जगह पर टंकी के बनाया गया है। अगर हम लोग कॉलोनी समिति देखते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है, मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल का शोषण हो रहा है, बहुत ही कम वहाँ पर पानी मिलता है और इनकी कमी हो चुकी है, मतलब वहाँ पर बहुत ही पानी का कमी हो रहा है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? जैसे अटल भूजल योजना, मतलब अटल जल योजना भी हम लोग इसको बोलते हैं, तो ये 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉक तालुकाओं की 8,220 जल की कमी वाले ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किया जा रहा है, मतलब कि इन जगहों पर जो जल है सो जल की आपूर्ति के लिए इन जगहों पर कार्य किया जा रहा है। भारत में चुने गए राज्यों में जल की कमी यानी अति देहाती, गंभीर और अर्ध गंभीर ब्लॉकों की कुल संख्या लगभग 37% हिस्सा है, मतलब कि ऐसा जगह है, ऐसा ब्लॉक है जहां पर जल की बहुत ही ज़्यादा कमी है। अटल जल के प्रमुख पहलुओं में से एक पहलू जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल प्रबंधन में जल के उपयोग के मौजूद रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को जनता के व्यवहार में परिवर्तन इसलिए लाना है क्योंकि उन लोगों को बताना है कि जल हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके उपयोग के बारे में बताएंगे कि बेकार में पानी को उपयोग ना करें। ये हम लोगों का जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार 2022-23 का रिपोर्ट है। अब हम लोग नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रक पहलू की ही बात की है, मतलब कि आखिर हम लोगों को दुर्लभता मतलब कि उसका कमी कैसे हो रहा है, उसका ह्रास कैसे हो रहा है, वो हम लोगों ने अभी तक एक ही पहलू की बात की है। अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, मतलब कि वहां पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जल है, पानी है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है, मतलब जल संसाधन होने के बाद भी वहाँ पर पानी की कमी है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता, मतलब कि पानी तो है लेकिन जल क्या है वहाँ पर खराब गुणवत्ता, मतलब कि बहुत ज़्यादा खराब पानी है वहाँ पर, जिसके कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धता होने के बावजूद, मतलब कि जल उपलब्धता है लेकिन इसके बावजूद भी यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों जैसे रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरा है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे जगहों पर जल की उपलब्धता तो है, मतलब पानी तो है, लेकिन उस पानी में क्या हो रहा है वहाँ पर जैसे घरेलू या फिर औद्योगिक अपशिष्ट, मतलब कि जो फैक्ट्री है जिससे जो भी रसायन मतलब कि जो भी
खतरनाक केमिकल्स जो निकलते हैं सो पानी में छोड़ दिए जाते हैं, जो भी रसायन मिलता है सो उसको छोड़ दिया जाता है। फिर कीटनाशकों, जैसे कि हम लोग खेत में कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो बारिश के द्वारा जो खेत का पानी है सो वो खेत का पानी फिर धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह बहते बहते तालाब में या फिर कहीं पर नदी झरनों में जा कर के मिल जाता है, जिसके कारण वहाँ पर यह जल प्रदूषण भी हो जाता है। और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित, मतलब कि कृषि में भी हम लोग बहुत सारा उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे बहुत सारे जीव जंतु जीवित नहीं रह पाते हैं जल में। और बहुत सारे जल जिसमें हम लोग कीटनाशक और भी कुछ मिलाते हैं जो कि पानी पीने लायक नहीं रह जाते, ये भी जल हम लोग का दूषित हो जाता है। ये मानव के लिए खतरनाक है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन, ठीक है, JJM मतलब जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने का सर्वोच्चतम प्राथमिकता दी है। मतलब कि जल जीवन मिशन, जिसके द्वारा भारत के हर एक गांव में, क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में एक मतलब कि पानी की व्यवस्था करवाया है भारत सरकार ने, हर जगह पर, हर गांव में। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति को 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना लीटर, तो टोटल 55 लीटर, यहाँ पर बोला जा रहा है 55 लीटर प्रत्येक व्यक्ति को पीने योग्य पानी को यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल जीवन मिशन। ठीक है, आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। मतलब कि अब हम लोगों को क्या करना है, जल का संसाधन का संरक्षण, मतलब कि जल को बचाना है और स्वयं को स्वस्थ संबंधित खतरों से बचाएं। मतलब कि अपने आप को हम लोगों को स्वस्थ रखना है, इसलिए बहुत सारे खतरों से हम लोग को अपने आप को बचाना है। और खाद्यान्न सुरक्षा, मतलब कि जो भी खाद्यान्न है उसकी भी सुरक्षा करना है और अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी जल संसाधन है उसको हम लोग को बचाना है, अपना जीवन को सुरक्षित करना है और जो भी प्राकृतिक पारितंत्र है उसको भी हम लोग को बचाना है। वरना अगर प्राकृतिक पारितंत्र, अगर जल ही अगर अच्छा नहीं रहेगा तो उसमें जितने भी जीव जंतु हैं वो भी मर जाएंगे। जैसे कि अगर मछली उछली या फिर जो भी अन्य जीव जल में रहते हैं। जल संसाधनों के अति शोषण, मतलब कि अगर हम जल का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लग गए और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है। मतलब अगर इसका हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे, अति शोषण करने लगे, मतलब कि हम लोग पानी का उपयोग नहीं, हम लोग पानी नल का टोटी जो भी है उसको खोल करके छोड़ के इसी तरह छोड़ दिए हैं, तो फिर हम लोगों का जल का बहुत ज़्यादा ह्रास हो जाएगा और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है। मतलब कि हम लोग को पारिस्थितिकी संकट हो सकता है, जिससे जल की कमी हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। ये बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है और नदी परियोजना का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नदी से रिलेटेड, और बहुउद्देश्य का मतलब होता है कि एक ही चीज़ से हम लोग बहुत सारे उद्देश्य का प्राप्ति हो सकता है। जैसे कि नदी से हम लोगों को क्या क्या चीज़ प्राप्त हो सकता है, जैसे कि हम लोग अगर उसमें हम लोग बांध बना दिए तो उससे हम लोग जल की आपूर्ति हो सकता है। उसके बाद हम लोग नदी में हम लोग मछली छोड़ देंगे तो मछली उत्पादन कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग पर्यटन क्षेत्र भी उसको बना सकते हैं, पर्यटन भी घूमने आएंगे तो उससे भी हम लोग बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, मतलब कि जल को हम लोग कैसे बचाएं, उसका उपयोग कैसे करें। तो पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज यानी रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जल आकृति बनाई है। मतलब कि हम लोगों को इसमें ये बताया जा रहा है कि हम लोग बहुत ही पहले प्राचीन काल से ही
हम लोग सिंचाई के लिए मतलब कि खेत में पानी लाने के लिए हम लोग पत्थरों और मलबे से बांध बनाया करते थे। मतलब बांध का मतलब नदी में हम लोग बांध बना दिए और बांध से डायरेक्ट हम लोग पानी अपने खेतों की तरफ ले आए, उससे हम लोग अपना जल का आपूर्ति कर देते हैं। तो बहुत सारे हम लोग प्राचीन दस्तावेज और अभिलेखों से भी हम लोग को पता चलता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। मतलब कि हम लोग अभी भी ये आधुनिक भारत में भी हम लोग इस तरह के बांध उन बनाए रखते हैं, नहरें बनाते हैं और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। मतलब कि जो बड़े बड़े नदी होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग बांध बनाए हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया है कि प्राचीन भारत में जल आकृति, मतलब कि जो प्राचीन भारत था हम लोगों का, उस समय जल कैसे यहाँ पर रखा जाता था। तो ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। मतलब कि गंगा जल को कंट्रोल करने के लिए, मतलब बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए एक जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था, मतलब कि बांध बनाया गया था। फिर दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध और झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत सारे बांध का निर्माण कराया गया था। फिर कलिंग यानी कि उड़ीसा में नागार्जुन कोंड यानी आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले। मतलब कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा या फिर उत्कृष्ट बहुत ही अच्छा सिंचाई तंत्र था जिससे हम लोग खेतों का सिंचाई करते थे। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम का मतलब होता है कि जो कि खुद से नहीं, जो कि मानव निर्मित होता है, वो सबसे बड़ा एक भोपाल का झील जो कि 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 13वीं-14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए हौज खास एक विशेष तालाब बनवाया। यहाँ पर आप लोग एक बांध को देख सकते हैं, बांध किस तरह बनाया गया, मतलब कि नदी को बीच से यहाँ पर रोक दिया गया है, जहाँ पर इधर बहुत सारे पानी को इकट्ठा कर दिया गया है। ये हम लोगों का हीराकुंड बांध है जो कि बहुत ही लंबा बांध है। बांध क्या है यहाँ पर नीचे दिया गया है कि आखिर बांध क्या होता है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करते हैं, मतलब जल को बचाने में कैसे मदद करते हैं। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। मतलब कि जो हम लोग परंपरागत बांध बनाते थे वो क्या करते थे, हम लोग जल को इकट्ठा करते थे और जल को इकट्ठा करने के बाद हम लोग खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग करते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अभी तो उसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन और मछली पालन भी है। मतलब कि ये आप लोगों को याद रखना है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ पुराने ज़माने में सिर्फ नदी मतलब कि बांध का प्रयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता था, लेकिन अभी हम लोग वर्तमान स्थिति में आधुनिक भारत में हम लोग सिर्फ सिंचाई के लिए ही उपयोग नहीं करते, उसके साथ साथ हम लोग विद्युत भी उत्पादन करते हैं, बिजली बनाते हैं, घरेलू उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बाढ़ को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग बांध बनाते हैं। फिर मनोरंजन और अति नौ संचालन और मछली पालन भी हम लोग उसमें करते हैं। तो इतने सारे आप लोग याद रखिएगा कि इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा हम लोग परियोजना करते हैं, मतलब कि एक ही बांध से बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। जहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग सम्मिलित होते हैं, मतलब बहुत सारे उपयोग हम लोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन पर भाखड़ा नंगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। ये आप लोग याद रखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो सतलुज व्यास नदी पर है, या सतलुज व्यास नदी पर कौन सा जल विद्युत परियोजना है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना है। इस प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड, ये भी याद रखेंगे कि हीराकुंड कौन सा नदी पर है, तो महानदी बेसिन पर हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। इससे ऊपर कुछ एक चीज़ और दिया गया, इसको भी हम लोग पहले से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नीचे आएंगे।
बांध बहते जल को रोकने, दिशा की बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभर बनाती है। मतलब कि जो बांध है, सो बांध क्या करता है, उसको बहाव, जैसे नदी बह रहा है तो नदी को हम लोग कम करने के लिए, उसका स्पीड को कम करने के लिए हम लोग बांध बनाते हैं, और उसका हम लोग दिशा भी बदलने के लिए भी हम लोग बांध बनाते हैं। बांध का अर्थ जलाशय से लिया गया है, ना कि इसके ढांचे से। मतलब कि जो बांध है, सो बांध हम लोग इस जलाशय, मतलब कि जैसे तालाब उलाब होते हैं तो जहाँ पर हम लोग पानी इकट्ठा रखते हैं, तो उसके ढांचे से लिया गया है। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो कि जल है, जल यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर हम लोग 2-3 रास्ते खोल दिए जाते हैं, जहाँ से जल यहाँ से निकासी कर दिया जाता है। बांधों का वर्गीकरण उनके संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। मतलब कि जितना ऊंचा रहेगा या फिर उसका उद्देश्य क्या है, तो उस तरह से हम लोग बांधों का वर्गीकरण करते हैं। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी से बांधकर तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध या मुख्य बांध या नीचे बांध, माध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम लोग नीचे देख लेते हैं, बांध के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम और आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास और समृद्ध रास्ते पर ले जाने वाला वाहन के रूप में देखा गया। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना हम लोग बना रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर बांध बना रहे हैं, तो उससे सिर्फ हम लोगों का एक ही काम नहीं होता, उससे हम लोग का बहुत सारे काम होते हैं, जिसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। वो मतलब कि एक वाहन की तरह है, जो हम लोग, जो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद हम लोग इससे बहुत सारे काम हम लोग ले सकते हैं इस बांध से। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये भी आप लोग याद रखें कि आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। मतलब कि इनका मानना था कि अगर ये सब परियोजनाएं हम लोग अपने भारत देश में लगाते हैं, अगर बहुउद्देशीय परियोजना लगाते हैं, तो उसके साथ साथ हम लोग का कृषि, मतलब कि यहाँ से सिंचाई भी बहुत सारे लोग कर पाएंगे, फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब कि गाँव के लोगों को फ़ायदा होगा, फिर औद्योगिकीकरण मतलब कि बहुत सारे फैक्ट्री लगेंगे, और नगरीय व्यवस्था मतलब कि वहाँ पर शहरों में भी बहुत ज़्यादा विकास होगा। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षित और विरोध के विषय बन गए हैं। मतलब कि कुछ ऐसे भी बहुउद्देशीय परियोजना बनाए गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा विरोध किया गया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ है। मतलब कि बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बहुत सारे कामों के लिए तो बनाया गया था, किंतु वहाँ पर वो चीज़ काम नहीं हो पाया। जैसे कि अगर हम लोग बांध बनाते हैं, तो बांध बनाने के लिए हम लोग पहले एक पहाड़ चाहिए, मतलब कि पहाड़ के किनारे जगह पर ही हम लोग बांध बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हम लोग एक तरफ ही हम लोग वहाँ पर बांध, मतलब कि बीच में नदी को रोकेंगे, तो वहाँ पर पहाड़ के सहारे पानी को रोका जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर दो तरफ पहाड़ है, ठीक है, इस तरफ पहाड़ है और यहाँ से नदी बह रहा है। तो अगर हम लोग को बांध बनाना है तो हम लोग इसके बीच में सिर्फ हम लोग एक दीवार खड़ा कर देंगे, जिससे हम लोग का बांध बन जाएगा। तो इसे हम लोग आसानी से बांध बना सकते हैं। तो वही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग बांध बनाएंगे, दीवार देंगे, तो यहाँ का जो पानी का लेवल है, मतलब कि जो पानी है सो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे उठने लगे। तो फिर यहाँ पर पहले कम पानी रहता था, लेकिन यहाँ अगल बगल गाँवों तक भी बारिश का, मतलब ये जो नदी का बांध का पानी सो चला जाएगा, जिस कारण जो अगल बगल के गांव हो गए, क्षेत्र हो गए, जो भी इधर रहते होंगे, तो उन लोगों को स्थानांतरित करना पड़ेगा, उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ेगा। ये भी दिक्कतें आ सकती है। जैसे नदियों पर बांध बनाने का, उनका बहाव नियंत्रण करने का, उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। मतलब कि जैसे हम लोग अगर नदी पर अगर बांध बना दिए, तो नदी पहले जितने स्पीड से बहता था, अब उस स्पीड से नहीं बह पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर के बांध बन गया है, जिसके कारण तलहट बहाव कम हो जाता है। मतलब कि तलहट मतलब कि जो नदी है सो उसका बहाव कम हो जाता है, और अत्यधिक तलहट जलाशय
की तली पर जमा हो जाता है और जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर बहुउद्देश्य परियोजना अच्छा बात तो है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कमी होने लगता है। पहला तो उसका नदी का जो बहाव है, सो प्राकृतिक बहाव कम हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिसको हम लोग रोक देते हैं। दूसरा, जो नदी का तल है उसमें बहुत सारा चट्टान जो है सो चट्टानी हो जाती है, जिस कारण जो जल जीव है, जो कि पानी में जो जीव रहते थे, उन लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। मतलब कि जो बांध होता है सो नदी, जैसे नदी एक जगह बह रहा था, पूरा लंबा था, लेकिन हम लोग बांध बना देंगे तो नदी का 2 टुकड़ा हो जाता है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। मतलब कि जो जलीय जीव हैं सो एक जगह पर, मतलब कि यहाँ पर अगर बांध बना दिए तो वो लोग अंडा नहीं दे पाते हैं एक जगह पर, और वो लोग दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, उनका स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, वो दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है जब बाढ़ उड़ाता है तब क्या होता है, जितने भी वनस्पति, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी मिट्टी होती है, तो सब कुछ डूब जाता है अगर जब भी बाढ़ आता है तो। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियों उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। मतलब कि नदी परियोजना जो हम लोग बना रहे हैं तो उसका उद्देश्य सफल हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जो विफल हो जा रहे हैं तो उस पर अधिकतर आपत्ति है कि आखिर ये विफल क्यों हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है। यह एक विडंबना, मतलब कि ये बहुत बड़ा हम लोग दुख का बात है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, मतलब कि हम लोग पानी को कंट्रोल करने के लिए ये हम लोग बांध बनाते हैं, उनके जलाशयों और तलहट जमा हो जाने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। और अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा जब बारिश होने लगता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, तो जो हम लोग बांध बनाए हैं जल को रोकने के लिए, वो बांध भी नहीं बच पाता, बांध को भी तोड़ देता है कभी कभार, इतना ज़्यादा बाढ़ आ जाता है। इन बाढ़ों ने न केवल जान माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। मतलब कि मिट्टी को भी खराब कर दिया है, मतलब मिट्टी को भी क्या एक जगह से दूसरी जगह ले गया है, जो कि अच्छी मिट्टी थी। बांध के जलाशय पर तलहट जमा हो जाने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो कि प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुँचे। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्राकृतिक उर्वरक हम लोगों का होता था, जो कि हम लोगों का मिट्टी में होता था, सो बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुँची, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देश्य योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, मतलब कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जल उपयोग करते हैं और बेकार में हम लोग पानी उनी फेंक देते हैं तो उससे बहुत सारे जल जनित, मतलब कि पानी से भी बीमारी, और फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलता है। मतलब कि अगर हम लोग पानी को अगर सही उपयोग नहीं करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कचरा उचड़ा में फेंक देते हैं, अगर फसल में भी कीटाणु उटाणु अगर फसल में लग जाता है, उससे भी हम लोगों को बीमारी हो सकता है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया है। मतलब सिंचाई ने जो फसल का प्रारूप था, जो हम लोग पहले बोते थे, वो उसका प्रारूप चेंज कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं की अलवणीय जैसे गंभीर परिस्थिति की परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करती है। मतलब कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उससे क्या करता है, जो भी सिंचाई का जो भी सुरक्षात्मक चीज़ है तो उसको हर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है। मतलब जो भी ग्रामीण इलाका है, जो भी वांछित है, जहाँ पर समृद्धि नहीं है, मतलब जहाँ पैसा वैसा नहीं है, वहाँ पर पैसा वैसा आ सके, मतलब गरीब से अमीर बन सके वो।
काम। इन कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य है, मतलब कुछ उनके उद्देश्य है इन कार्यक्रम के, कि जैसे खेत में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना, मतलब कि खेत में क्या करना है, उसका जो पानी है सो पानी को हम लोग उसको बढ़ाना है। और सुनिश्चित सिंचाई, मतलब हर खेत को पानी की तरह बुवाई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मतलब कि हर खेत को क्या करना है, यहाँ पर बुवाई योग्य मतलब कि जहाँ पर हम लोग कुछ फसल बो सकते हैं, ऐसे बनाना है हम लोग अपने खेतों को। और अपव्यय को कम करने और अवधि और सीमा दोनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना है। और सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियाँ, जैसे प्रति बूंद अधिक फसल, मतलब कि प्रति बूंद अधिक फसल, मतलब कि हम लोग को कम पानी में हम लोग को ज़्यादा फसल उगाना है। और सतत जल संरक्षण प्रणाली को अपनाना और आदि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को करना है, जिससे हम लोग को मतलब कि हम लोगों को पानी के साथ साथ उसका फसल को भी बहुत बढ़िया से उगाना है। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। हम लोग आगे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।